So today we will start with cost. कॉस्ट के अलावा मार्केट स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट पे न्यूमेरिकल भी आएगा एमसीएम में। आज तो हम थियोरी करेंगे और टाइम बचा तो न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉस्ट टेस्ट। कॉस्ट मींस एनी एक्सपेंस कि अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ, दैट इज अवर कॉस्ट। You are doing MBA, so what is your total cost? So you are paying fees to the IBS, fees to me, and other expense also, whatever you are spending in traveling and all. So after 2 years, you can say कि MBA करने का total cost कितना है। तो cost अलग अलग types की होती है। There are different types of cost for business purpose, which we will discuss today. Here, the first one is explicit cost and implicit cost. इन दोनों का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे तो एक क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली पार्ट ए में आएगा ही। थियोरी छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस पे कुछ भी आ सकता है। 5 मार्क्स मिनिमम, 10 मार्क्स मैक्सिमम ऑन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगा ही इन द एंड से। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में वो होता है जो एक्चुअल में हमारा पैसा गया, एक्चुअल में जो खर्चा हुआ, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसमें कैश गया नहीं, खर्चा नहीं हुआ, लेकिन हम उसको कॉस्ट में पकड़ेंगे। ये एकदम सिंपल मीनिंग पहले तो याद रखना है। इंग्लिश में तो डेफिनेशन फाइल्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी लिखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट विच रिप्रेजेंट मनी एक्सचेंज फॉर द परचेज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब मैं अगर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, शर्ट मैन्युफैक्चर हूँ और मैंने कपड़ा खरीदा, धागा खरीदा, बटन खरीदे, सब उसके रॉ मटेरियल्स खरीदे, तो पैसा दिया मैंने, तो वो मेरा हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेबर को पे करूंगा मैं, जो भी पैसा मेरा एक्चुअल में जा रहा है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में पैसा नहीं जाएगा। तो ऐसा कौन सा कॉस्ट है कि पैसा नहीं जाएगा? ऐसा कोई कॉस्ट है कि पैसा नहीं जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल रेंट, अगर शॉप खुद करा वो रेंट पे भी दे सकता था शॉप, बट वो खुद यूज कर रहा है फॉर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे है कि इट इज फॉर दोज फैक्टर्स विच आर ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब एक एग्जांपल तो बताया कि समझो अभी मेरा खुद का ही शॉप है, तो मैं खुद को तो रेंट नहीं दे रहा हूँ, राइट? बट अगर सेम शॉप, तो क्या वो तो मेरा पैसा नहीं जा रहा है, तो उसको तो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि मैं पे नहीं कर रहा हूँ। बट जब हम इकोनॉमिक में एनालाइज करते हैं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, मेरा एक खुद का शॉप है, वो मैं 50,000 रुपया महीने भाड़े पे दे सकता हूँ, तो मुझे साल का 6 लाख रुपया मिलेगा अगर मैं कोई बिजनेस उस शॉप में नहीं करता हूं तो भी। लेकिन अगर मैं उस शॉप में कोई बिजनेस मेरा स्टार्ट कर रहा हूं, तो वो 6 लाख रुपया जो बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से मुझे नहीं मिल रहा, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर माय बिजनेस। अगर मैं बिजनेस नहीं भी करता तो 6 लाख रुपया मुझे बैठे बैठे मिलता मेरे शॉप से एज अ रेंट। बट मैंने उस शॉप में कोई बिजनेस खोला, तो अगर मैं उस बिजनेस का जब बनाऊंगा, इकोनॉमिक कॉस्ट निकालूंगा, तो वो 6 लाख रुपया भी मैं उस कॉस्ट में पकड़ूंगा जो मेरा सेक्रीफाइस हुआ। The main difference between the two type of cost is that implicit cost are opportunity cost. Implicit cost को हम opportunity cost भी बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हमारे एक्चुअल में खर्चा हुए। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट पहचानना तो बहुत सिंपल है। कुछ भी जो खरीदा पैसा गया,
या जाने वाला है, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट सिर्फ ये रेंट का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे सपोज तुमने एमबीए किया और तुम्हें डिलॉइट से 10 लाख का सीटीसी मिल रहा है, बट तुमने सोचा कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करना है, तो तुम 10 लाख का जॉब छोड़ के या 10 लाख का जॉब नहीं लेके खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो वो 10 लाख जो बिजनेस नहीं करते और तुम्हें मिलने वाला था, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर योर बिजनेस दैट यू विल स्टार्ट। वैसे ही मेरे पास समझो 50 लाख रुपया है, मैं उसको बैंक में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देगी, तो 50 लाख का 8% 4 लाख मुझे उस 50 लाख से हर साल मिलेगा। लेकिन वो 50 लाख मैंने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो 4 लाख विल बी इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर दैट बिजनेस। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ओनर ओन करता है, एक तो वो खुद हिमसेल्फ, कोई जगह उसके पास है उसका रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट, और क्या याद रखना है, इकोनॉमिक कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट मींस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट मींस ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंट्स में हम ये नहीं डाल सकते कि मेरा खुद की जगह है और मैंने खुद को भाड़ा पे किया, वो हम नहीं डाल सकते। खुद की जगह खरीदी तो वो एसेट में शो करेंगे, लेकिन we cannot pay, owner cannot pay rent to himself in accounts, right? और इसीलिए अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या है, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में क्यों दोनों लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट हम एनालाइज करने के लिए क्या बिजनेस करने का फायदा है कि नहीं, और अकाउंट्स तो कब बनाते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग कॉस्ट अगर फाइंड करने बोला है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट करने बोला है, तो ओनली विच आर एक्चुअल एक्सपेंस। इकोनॉमिक में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, ये याद रखना है। इसके सम्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट दोनों का मीनिंग, दोनों के एग्जांपल्स, थियोरी भी आ सकता है, बट इस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली 5 मार्क्स के लिए आएगा। परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, हायरिंग ऑफ वर्कर्स, सब कुछ खरीदा, एडवर्टाइजिंग पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड हियर देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया। तो explicit and implicit clear है? Any doubt or any question related to this explicit or implicit cost to anyone? No, sir. Yes, there is. इनका एक बार बता सकते हो, क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, फिर मैं रिजॉइन किया है, इसलिए मेरे को मैंने सुना अभी नहीं तुम आपका। रिकॉर्डिंग सुन लेना, वापस तो पूरा कहाँ से रिपीट करो, कितना मिस हुआ नहीं मुझे नहीं, बताओ ना। वापस से नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग का बोल रहा हूँ। अभी स्टार्ट ही किया है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। नहीं, ये जो द मेन डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। Explicit is actual money going out, actual expense, and implicit is your not actual expense, factors जो ओनर के पास है, ओनर का ही शॉप है, उसका रेंट, लाइक दैट। ओके, देखो किसी का भी डिस्कनेक्ट होएगा तो आई कुड नॉट रिपीट, इसलिए कनेक्शन तो तुम लोग बराबर रखो, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा किसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन आस्क, और जिसका अगर डिस्कनेक्ट होने की वजह से मिस हो रहा है, तो अगर कुछ बीच में मिस हुआ है जरा सा तो ठीक है, बट उसके लिए कनेक्शन अच्छा रखो तुम्हारा। जरूर बार बार डिस्कनेक्ट होता है हर बार ना। कौन सा वाईफाई है? नहीं सर, एक्चुअली अभी वाईफाई नहीं, मेरे वहाँ पे कुछ काम चालू है, तो सर वाईफाई बंद किया है मैंने अभी, वायरिंग निकाल दिया इसको। दैट्स व्हाई वो फोन में थोड़ा थोड़ा आएगा तुम्हें प्रॉब्लम। हाँ सर, इसलिए मिस होएगा तो तुम सुन लेना फिर। ठीक है सर, ठीक है। Yes, sir.
बट कुछ नहीं समझेगा तो रेस हैंड एंड आस्क, नो प्रॉब्लम। अब ये तो हो गया हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में ना सब बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। ये हमने मिड सेम के पहले भी किया था, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का। कौन से दो लॉ किए थे? कैन एनीवन टेल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन व्हिच वर द टू लॉस? क्वेश्चन भी आया था ना इस पे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ सेल्स। मार्जिनल यूटिलिटी तो ठीक है, वो नहीं, वो तो डिमांड से रिलेटेड है। हमने लास्ट में जो किया था ना, शॉर्ट रन, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन। सर LAC वाला बोल रहे हैं। एक तो लॉ, हाँ, रिटर्न टू स्केल तो लॉन्ग रन का था, और उसके पहले जिसपे क्वेश्चन आया था ना तुम लोगों को, क्वेश्चन भी आया था ना न्यूमेरिकल पार्ट ए में, जो सॉल्व किया था सबने, डायग्राम भी बनाना था। शिखा, तुम्हें तो उसमें फुल भी मिला था ना? हाँ, क्या नाम था उसका? इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, वो लॉ तो क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा हाँ, वेरिएबल। हम वो निकालते थे ना, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, फिर वो 3 स्टेज का डायग्राम बनाते थे, राइट? Sir, it was basically 3 stages. Stage 1, Stage 2, Stage 3. Stage 1 is the increasing, the Stage 3 is the decreasing part where it is minus. Stage 2 is the till the end of 0. Till 0 it is Stage 2, and Stage 1 it goes. Yes, that वो way. याद है, ठीक है। Yes, sir. तो वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो वो ठीक है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये तो ठीक है कि कॉस्ट शॉर्ट रन में क्या होता है, एक इनपुट फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं। इसको अभी डिस्कस नहीं करना है। अब जो मेन एक सम तो उन्होंने बोला, या एक क्वेश्चन, थियोरी या सम, इस पे आएगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। और एक सम आने का चांस है हमारा इस पे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑल। अब व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट? एकदम सिंपल पहले बताता हूँ, देखो इंग्लिश में सब तो तुम्हें मिल जाएगा। क्या याद रखना है? फिक्स कॉस्ट वो है जो चेंज नहीं होगा आउटपुट चेंज होने से। इसको और सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो, कि सपोज अभी मैंने बोला मेरा शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो मैं 1000 शर्ट पर मंथ बना रहा हूं, और मैं 2000 बनाऊंगा तो भी वो कॉस्ट उतना ही रहेगा जितना 1000 बना रहा था। 500 बनाऊंगा तो भी उतना ही रहेगा। उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। यानी इट डज नॉट relate to the production, it does not relate to the volume, to the quantity, कि कितनी क्वांटिटी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। जो भी खर्चा, तुम चाहे 0 बनाओ, 1000 बनाओ, 2000 बनाओ, वो खर्चा उतना ही रहेगा। उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पहला तो है रेंट। शॉप मैंने रेंट पे लिया है, वो शॉप पे मेरे चाहे 1000 शर्ट बनाऊं या 1000 शर्ट बिके तो भी वो उतना ही रहेगा, या 5000 बिके या 0 बिके। सैलरी पे मैंने स्टाफ को रखा है तो सैलरी मुझे उतना ही देना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट क्लियर है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो आउटपुट के साथ चेंज होगा, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा। जैसे शर्ट बनाने में कपड़ा, एक शर्ट बनाने के लिए अगर 2 मीटर कपड़ा लगता है और वो मेरा 200 रुपए का आता है, तो 2 शर्ट तो 200 रुपए में नहीं बनेगा, उसके लिए 4 मीटर लगेगा, 400 रुपया जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द आउटपुट। एक बनाएंगे तो 200, 2 बनाएंगे तो 400, 3 बनाएंगे तो 600। रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल एक्सेट्रा। तो मीनिंग तो क्लियर है, मीनिंग क्लियर है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट।
अब टोटल सर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट उससे एक्सप्लेन कर सकते हो? जो चेंज होगा आउटपुट के साथ, एक शर्ट बनाने का मेरा 200 रुपए का कपड़ा जाएगा तो 2 शर्ट बनाने में 400 रुपए का कपड़ा जाएगा ना. इट विल चेंज with the production, with the output. Clear as there is? ओके सर. अब टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. और इस पे एक सम आ सकता है. टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे वो टोटल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट. जैसे हमने टोटल यूटिलिटी एवरेज जो भी हमने डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पे भी टोटल एवरेज फिर मार्जिनल यानी टोटल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट. एक तो ये फॉर्मूला है. या जैसे मार्जिनल मैंने पहले भी बताया था, चेंज इन टोटल अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन आउटपुट. तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ये निकालना आना चाहिए. और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इस पे भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है. राइट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का एक्सपेंस, एक एक्स्ट्रा. तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. तो दिस एवरीवन शुड नो. फिक्स कॉस्ट का मीनिंग, वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग. और मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग भी पता होना चाहिए. सब में तो हम बताएंगे. तो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट. फॉर्मूला ये, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. वैसे ही व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इट्स आउटपुट. यानी मेरे को 500 शर्ट बनाया और 500 शर्ट बनाने का 1 लाख रुपया गया, तो एक शर्ट का कितना कॉस्ट हुआ? तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज नथिंग, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द क्वांटिटी. Average fixed cost is nothing, total fixed cost divided by quantity. Average variable cost is variable cost divided by quantity. तो तुम्हें ये भी सब फाइंड करने के लिए आ सकता है टेबल में, जो सम आएगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट निकालो, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. यहाँ पे दिया है मार्जिनल प्रोडक्ट एंड कॉस्ट. ये तो इन लोगों ने दिया है. सपोज अ फर्म पेज ईच वर्कर $50 a डे. ये तो वो टोटल प्रोडक्ट वाला है. यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर दिया है 0 to 6. ये टोटल प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है. सर यस. ये जो फॉर्मूला है तो ऊपर जो आपने बताया था, वो दोनों में एमसी है दोनों. क्या बोल रहे हो? तो अभी में ये नहीं, दूसरा जो एमसी, ये नहीं, दूसरा वाला अभी जो हम दिखा रहे थे ये वाला, हाँ. उसके अंदर एमसी का दोनों अलग अलग फॉर्मूला है. एमसी एमआर होगा ना वो दूसरा वाला. कौन सी स्लाइड में बोल रहे हो? ये स्लाइड में? नहीं ये नहीं सर, दूसरे साइड में. इसमें सर स्लाइड चेंज कर दो. मिनी स्लाइड मैंने बताया. तो मुझे एक ही साइड दिखाया है. हाँ ये वाला एमसी वाला है ना. एमसी इक्वल्स टू ट्रायंगल, ये पीसी अपॉन क्यू, और दूसरा भी वीसी अपॉन क्यू. दोनों एमसी है ना सर. मार्जिनल कॉस्ट, एक मार्जिनल रेवेन्यू आएगा ना. नहीं, यहाँ पे रेवेन्यू की तो बात ही नहीं कर रहे थे.
ये तो एवरेज कॉस्ट है, AC टोटल कॉस्ट आउटपुट, ये मार्जिनल कॉस्ट ही है। मार्जिनल कॉस्ट के दो फॉर्मूला होते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो MR राइट। Okay. So which one will be we using? Anyone, the second one only we should use always. So we can use any one. But we should use second one if the quantity is more than one. That I will explain in the question. Don't worry about it. Okay. But we should use always the second one. Okay. So this is your units of labor, total product, marginal product, and this is the variable cost, and this is the marginal cost. But ऐसा question नहीं आएगा। तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा वो तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब नंबर्स ऑलरेडी है। दिस वी विल नॉट डिस्कस नाउ, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी सारे नंबर्स हैं। क्वेश्चंस की अलग फाइल है मेरे पास लास्ट ईयर की, और तुम लोग भी शेयर कर सकते हो। अब हम लोगों को ये जो भी है ये समझो सब दिया हुआ है। ये तो आउटपुट है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। तो तुम लोगों को अगर इसको प्लॉट करना है डायग्राम में तो कैसे करते हैं हम? तो हमेशा एक चीज याद रखोगे, एक्स एक्सिस पे ऑलवेज वी विल टेक द आउटपुट और क्वांटिटी। ऑन द एक्स एक्सिस वी विल मेजर द आउटपुट और क्वांटिटी, एंड ऑन द वाई एक्सिस वी विल मेजर द कॉस्ट। और अगर टेबल है तुम्हारे पास और उससे बनाना है तो बहुत इजी है। पहले जैसे फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट तो मैंने क्या बोला कि सेम रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट तो पूरा 50 है। अगर हम 1 क्वांटिटी बना रहे हैं तो भी 50, 0 बना रहे हैं तो भी 50, 10 बना रहे हैं तो भी 50। तो फिक्स कॉस्ट तो क्योंकि सेम है, तो ये 50 वाला जो लाइन है ये फिक्स कॉस्ट का लाइन है पूरा यहाँ तक। दिस इज योर फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये तो इंक्रीज डिक्रीज होगा ही नहीं, आउटपुट कितना भी हो इट वुड बी सेम। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होगा। 1 यूनिट का 50 है, 2 यूनिट का 78, 3 यूनिट का 98। तो वही तुम्हें पॉइंट यहाँ पे बनाना है और फिर लाइंस ड्रॉ करना। ये थोड़ा सा आई गेस शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ से नहीं चालू हो सकता ये डायग्राम, ये यहाँ से होना चाहिए। तो 0 पे कितना रहेगा टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट 0 पे 0 नहीं होगा, 50 होगा, बट वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0 एट पॉइंट 0, एट पॉइंट 1 इट विल बी 50, एट पॉइंट 2। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है जिसका शेप मोस्टली ऐसा ही बनता है, और ये हमें ये प्लॉट करके बनाना है जो वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम है। और एक जो चीज याद रखोगे, द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज सेम। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो शेप है ना वो हमेशा सेम ही आएगा। व्हाई? बिकॉज टोटल कॉस्ट में हम खाली ये ऐड कर रहे हैं, ये फिक्स कॉस्ट 50, और अगर ये जो डिस्टेंस है दोनों में वो 50 ही है, तो इसलिए ये डिस्टेंस सेम है, तो द शेप विल ऑलवेज बी सेम। सिर्फ पैरेलल जैसा ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, but therefore the shape will be same of total cost and variable cost. तो ये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट का लाइन कैसे बनाना है, ये बेसिक डायग्राम पहले पता होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट का लाइन कैसे बनता है और टोटल कॉस्ट का लाइन कैसे बनता है, दिस इज वेरी बेसिक डायग्राम जो आगे सारे चैप्टर्स में तुम लोगों को काम आने वाला है। डायग्राम तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर्स में भी बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ये बहुत बेसिक डायग्राम है, एंड दिस आर जस्ट द प्लॉट किया है, जो टेबल में नंबर्स रहेंगे उनको हमने प्लॉट किया है और कुछ भी नहीं किया है।
और रैंडम बनाना है बिना प्लॉट किए तो शेप ऐसा ही बनाना है, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व पे भी ना तुम लोगों को आ सकता है कुछ भी। द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज फॉलिंग एज क्वांटिटी इंक्रीजेस. It has the shape of a rectangular hyperbola as the curve becomes asymptotes to the axis. ये तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम तो इसमें नहीं बनाया है, ये तो सिर्फ टोटल कॉस्ट का है, राइट। दिस इज अबाउट द एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका डायग्राम भी हमें चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, बट इसमें तो नहीं दिया हुआ है। Wait, I will check in the other. ये वाले फाइल में दिया है क्या? ये तो वही डायग्राम है, ये फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट। तो दिस इज आल्सो दैट डायग्राम ओनली, ठीक है। ये दोनों लाइन इक्वल डिस्टेंस होता है। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट टोटल एंड दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। एवरेज कॉस्ट, ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल एंड टोटल वेरिएबल। इसका भी एक डायग्राम होता है, हाँ ये वाला। तो अब ये वाला डायग्राम है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ये इसमें सारे कॉस्ट आ गए, ऑल एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। वो सिर्फ किसका डायग्राम था? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का। ये किस चीज का डायग्राम है? एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, उसका डायग्राम है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप क्या होता है? यहाँ पे अगर देखोगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगी। क्यों एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगी? क्यों एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगी? बिकॉज ये 50 है, तो जितनी यूनिट्स ज्यादा बनाएंगे तो 50 को वो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा ना। तो यहाँ पे अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर देखोगे कॉलम, तो why it is decreasing? Because the total fixed cost is fixed, and as we produce more units, the average will become less and less. 50 divided by 2, 25. 50 को 3 से करेंगे तो और कम आएगा, 50 को 4 से करेंगे और कम आएगा। तो यहाँ पे जो शेप लिखा था एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज फॉलिंग as quantity increases, और इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है इसका, ये ऐसे। तो ये याद रखना है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इट इज फॉलिंग एज क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन धीरे धीरे वो एक्सिस के जैसे जैसे पास आएगा, जो यहाँ पे लिखा था, जब वो एक्सिस के पास आएगा ना तो वो इतना डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब ये पैरेलल जैसा ही बनता जाएगा। एकदम पैरेलल तो नहीं बन सकता है, बट एकदम ऐसे ही बनेगा, एक्सिस को टच नहीं कर सकता है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, so you cannot touch this line, but as it close to this axis, comes to near this axis, the slope will be very flatter, almost parallel, but वो parallel हो नहीं सकता। तो ये तो हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ मिरर इमेज ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। तो जो हमने प्रोडक्ट का सीखा था वो तो अभी तुम लोगों को नहीं भी याद है, तो ये याद रखो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा तुम्हारा ये यू शेप ही होने वाला है, यू शेप। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज दिस टाइप ऑफ शेप ओनली, और ये सबसे मिनिमम है यहाँ पे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम
at this point. This is average variable cost. Then average cost का शेप भी यूं ही रहेगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल का जो शेप होगा वही एवरेज कॉस्ट का भी शेप होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट. सो ये डायग्राम भी याद रखना है कि देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता है और एक लेवल के बाद फिर से इंक्रीज होने लगता है. तो इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यू शेप है. और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो वैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज होता है, बट एक लेवल के बाद वो इंक्रीज होने लगता है. तो देयरफॉर इनका यू शेप होता है एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का. फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइनिंग. व्हाट अबाउट मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली तो डिक्लाइन होता है और फिर इंक्रीज होने लगता है. Marginal cost initially declines and then it start increasing. और ये हमेशा यहाँ से ही शुरू करना है. ऊपर से भी करोगे प्रॉब्लम नहीं है, बट marginal cost should always cut at a point from below the variable cost. ये जो वेरिएबल कॉस्ट का है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, इसके ऊपर नहीं बना सकते हम मार्जिनल कॉस्ट का कर्व. नीचे से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट का कर्व. ऊपर से भी कट कर सकता है, बट वो हम यहाँ से बनाएंगे तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से कट करना है मतलब ये, और फिर नीचे से भी करना पड़ेगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये मार्जिनल कॉस्ट कट कर्व should always cut the average variable cost from below at least. Below से तो कट करना ही पड़ेगा. इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट तो स्ट्रेट लाइन में आ सकता है ना फिर? स्ट्रेट लाइन आ सकता है? नहीं आ सकता है स्ट्रेट लाइन. वो हाइपर रेक्टेंगुलर बोला ही होता है. क्योंकि स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? क्वांटिटी बढ़ेगी तो उतने ही परसेंटेज से तो नहीं कम होगा ना, एवरेज ज्यादा से कम होगा. इनिशियली स्लोप स्टीपर रहेगा, बाद में वो स्लोप फ्लैटर होते जाएगा जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती है. स्लोप स्ट्रेट लाइन कब पॉसिबल है? व्हेन द स्लोप इज सेम, बट दैट इज नॉट पॉसिबल विद द एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स कॉस्ट. वो स्ट्रेट लाइन होना पॉसिबल नहीं है. इसलिए यहाँ पे शेप्स के बारे में लिखा है कि इसका शेप हमेशा यही रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये याद रखो. इट इज अ मिरर इमेज ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व. एंड एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये सिर्फ याद रखना है थियोरी के लिए. सम में तो मैं बताऊंगा ये सब हम कैसे निकालते हैं, और उसको खाली प्लॉट करना है. अगर सम में बनाने बोलेंगे तो, बस सम में बनाने नहीं बोलेंगे तो एक ये डायग्राम भी बेसिक है जो तुम्हें याद होना चाहिए कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. नंबर्स जरूरी नहीं है याद करना कि ये शेप होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और चारों कैसे बनाते हैं हम एक डायग्राम में. तो इस तरह से ही बनाना है, इस तरह से ही बनाना है. नंबर्स होंगे तो वो नंबर्स जब हम प्लॉट करेंगे तो अपने आप डायग्राम इसके जैसे ही बनेगा. व्हेन वी हैव द नंबर्स. When both the curves are falling, the average total cost, which is the sum of both, is also falling. तो यहाँ पे क्या बोला है? both यानी जब एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल हो रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल हो रहा है, दोनों फॉल हो रहा है जब, तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी फॉल होगा. When average fixed cost and average variable cost both are falling, तो average total cost will also fall. क्योंकि average total cost तो दोनों का सम है, तो अगर दोनों ही गिर रहा है तो उसका सम भी कम ही आएगा, वो भी कम होगा. राइट, क्लियर ना? वो भी कम होगा. अब और क्या रिलेशनशिप यहाँ पे बोला है? When average variable cost start to rise, the average fixed cost curve falls faster and hence the sum falls. अब यहाँ पे देखोगे
तो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, इसके बाद बढ़ने लगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर ही रहा है, तो अब जो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है वो कम से बढ़ रहा है और फिक्स कॉस्ट ज्यादा से कम हो रहा है, इसीलिए ये एवरेज टोटल कॉस्ट अभी भी फॉलिंग ही है। इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ नहीं है जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट था, वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट इधर है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट नहीं है। वाई? एवरेज कॉस्ट 2 बढ़ने लग गया, फिक्स कॉस्ट उससे ज्यादा से कम हो रहा है अभी भी, और इसीलिए टोटल कॉस्ट अभी भी कम होगा। टोटल कॉस्ट अभी भी कम होगा। टोटल कॉस्ट कब तक कम होगा? जब ऐसी पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे जहां पे वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा से इंक्रीज होने लगा, बहुत ज्यादा से इंक्रीज होने लगा, और फिक्स कॉस्ट अभी कम से कम हो रहा है, यानी फिक्स कॉस्ट 5 से ही कम हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट 5 से ज्यादा से इंक्रीज होने लगा, तो टोटल कॉस्ट अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट जो मार्क है P, ये मिनिमम टोटल कॉस्ट है, ये मिनिमम टोटल कॉस्ट है, और ये पॉइंट जो है N, ये मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। मिनिमम एवरेज कॉस्ट, मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। मिनिमम एवरेज कॉस्ट यहाँ पे P पे है और मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट N पे है। फिक्स कॉस्ट का एवरेज मिनिमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वो और कम होते जाएगा, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मिनिमम होता ही नहीं है, क्योंकि वो जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे वो तो कम ही होगा। तो डायग्राम यहाँ पे है, इसमें वो पूरा डायग्राम नहीं है, ये सारे फाइल्स में भेजने वाला हूँ नंबरिंग करके। तो और ATC इज एन यू शेप, ABC और ATC दोनों यू शेप कर्व होता है, ये भी तुम लोगों को ध्यान रखना है। शेप्स में भी एक क्वेश्चन आता है थियोरी में, ऑन द शेप्स, राइट? तो ये तो हो गया शेप्स। यहाँ ऊपर तो सब वही है जो हमने वो फाइल से भी पढ़ा। अब मैं ना, क्योंकि हम लोग ने ये डिस्कस किया है इतना डिटेल में, मैं इसका एक सम बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले कॉस्ट का, ताकि तुम लोगों को वो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसमें है बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सब कॉस्ट के क्वेश्चंस है जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से 6 से। यहाँ से, ठीक है? तो अब तुम लोगों को ऐसे एक आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसमें जो भी रेड है वो छोड़ दो तुम लोग, ये टेबल बना लोगे, ये मैं एक्सेल में भी बना रहा हूँ, यहाँ पे तो पूरा आंसर ही सॉल्व है। ये टेबल, ये सारे कॉलम्स बना लोगे, और जो भी रेड में है वो नहीं लिखोगे, रेड के अलावा जो भी ब्लैक में है वो सिर्फ तुम लोग कॉपी कर लोगे। और इसको मैं एक्सेल में सॉल्व करके एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें कैसे सारे ये नंबर्स मिलेंगे। तो साथ में ड्रॉ करोगे, इस तरह का सम आने का चांस है एंड सेम में। CEC में भी अगर ये टॉपिक है तो आ सकता है। अब ये लिख लोगे तुम लोग, ये क्वेश्चन है
और तुम्हें बोलेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो तुम्हें ये टोटल 7 कॉलम बनाना आना चाहिए. क्वांटिटी तो ऑलवेज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. ये सबको आना चाहिए बनाना. इसमें एक सम आ सकता है, राइट? क्लियर है? तो ये लिख लो. आई एम गिविंग टाइम टू राइट. फटाफट लिख लो और ये साथ में सॉल्व करना तुम लोग, तो इट वुड बी मच बेटर. फॉर्मूलास वगैरह भी मैं यहाँ लिख दूंगा. बन जाएगा तो बोलो, अभी तो लिख रहे हो ना. यस, डन. अभी देखो यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट दिया है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. अब यहाँ पे मैं कुछ पहले बेसिक फॉर्मूलाज जो हमने पीपीटी में देखे थे वो लिख लेता हूँ और तुम लोग भी ये लिख के रखोगे नोटबुक में. टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ये तो सबको याद रहेगा. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट. और एवरेज फिक्स कॉस्ट इज नथिंग total fixed cost divided by quantity. Average variable cost is nothing, your total variable cost divided by quantity. Average total cost is nothing, total cost divided by quantity. और marginal cost का जरिस तुम पूछ रहे थे ना, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला है. बट मैंने क्या बोला, हमेशा हम कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. तो अगर चेंज इन क्वांटिटी 1 है, यहाँ पे तो 1 है, तो हम वो सेकेंड वाला भी यूज कर सकते हैं. बट जब चेंज इन क्वांटिटी का डिफरेंस 1 नहीं है तो ये वाला यूज करना पड़ता है. तो वी विल ऑलवेज यूज दिस ओनली, ताकि हमारा आंसर रॉन्ग ही है. तो ये बेसिक 5 फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए तुम लोगों को. बट ये तो मिसिंग टेबल है, मिसिंग टेबल है. अब इसमें से सबसे पहले एट क्वांटिटी 0 ना, ये याद रखो कि एट क्वांटिटी 0 द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज 0. एट क्वांटिटी 0 टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है. क्या टोटल फिक्स कॉस्ट 0 होता है? नहीं. टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आर सेम एट 0 क्वांटिटी. एट 0 क्वांटिटी टीसी एंड टीएफसी आर सेम, क्योंकि ये तो हमेशा 0 ही होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और टीसी का फॉर्मूला क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी. तो टीवीसी 0 है तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी एट 0. तो इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे 80. तो ये 80 कैसे आया, जो टीसी था वही टीएफसी हो जाएगा एट 0, बिकॉज टीवीसी इज ऑलवेज 0. अब टीवीसी दिया हुआ है 80, तो तुम क्या निकाल सकते हो. सबसे पहले ना तुम लोग देखो, ये 3 कॉलम फिल करना. ये 3 कॉलम अगर फिल हो गया ना, तो सब कुछ ही फिल हो जाएगा. बिकॉज ए के तो फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी फॉर्मूला है, तो सब आ जाएगा. अब 80 हमारे पास है, तो हम अगर टीएफसी निकालेंगे, टीएफसी, तो टोटल कॉस्ट तो आ ही जाएगा इन दोनों को ऐड करके. टोटल कॉस्ट इज बाय एडिंग दिस टू.
तो उसके लिए टीएफसी कहाँ पे यूज हो रहा है हमारा, इस फॉर्मूला में। तो अगर हमारे पास एवरेज है और हमें टोटल निकालना है किसी का भी, इफ वी हैव एवरेज एंड इफ वी वांट टू फाइंड द टोटल, तो सिंपल है, एवरेज इनटू क्वांटिटी करके तुम्हें टोटल मिल जाएगा। एवरेज इनटू क्वांटिटी करके तुम्हें क्या हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कोई हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट इज नथिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। वैसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट इज नथिंग एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। तो जिसका भी एवरेज हमारे पास है यहाँ पे ये तीनों, इसका हम टोटल तो निकाल सकते हैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो 80 is your average fixed cost, multiply by 1, तो टोटल फिक्स कॉस्ट 80 into 1, 80 हो जाएगा। वैसे ही ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट इज 110, तो 110 into 2, 220 will be your total cost, क्योंकि ये एवरेज टोटल कॉस्ट है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो टोटल कॉस्ट में लिखेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो क्वांटिटी से जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो टोटल फिक्स कॉस्ट में लिखा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 70 मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी दैट इज 3, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जितने भी मैंने रेड लिखे वो क्लियर है कि किसी को डाउट है? क्लियर? अब ये दो हमारे पास है टीएफसी एंड टीवीसी, तो वी कैन फाइंड दिस टीसी। ये तीनों में से कोई भी दो है, स्टार्टिंग के 3 कॉलम में से कोई भी दो है तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज आउट ऑफ 3 if 2 are there, 1 is missing, we can find। तो here 80 plus 80 160 आ जाएगा। राइट? सर यस। सर ये 220 वाला बोलो। फिर से बताओगे कैसे हुआ? 220 वाला ये 110 था ना यहाँ पे, ये क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट ना। तो देखो एक ये फॉर्मूला है, इसको मैंने यूज किया। टोटल कॉस्ट क्या है, एटीसी इंटू क्वांटिटी, तो एटीसी 110 था, 110 इंटू 2। ओके ओके सर। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अभी इसमें कुछ और भी मिसिंग है, एक सब लिख लिया ना हमने, 60 90 70, बाकी सब तो रेडी है। बिकॉज अब यहाँ पे तो सब मिसिंग है, ये दोनों मिसिंग है, ये दोनों भी मिसिंग है, तो हम फाइंड अभी। सर पर टीएफसी तो पूरा 80 ही होगा ना, तो मिल जाएगा। ये तो पूरा 80 होगा, राइट? तो ये तो पूरा 80 है, राइट? करेक्ट। तो 220 प्लस 80, दिस इज योर 300, सॉरी 220 माइनस 80, because total cost is your TFC plus TVC। ये तो पूरा सेम लिख देने का। हाँ, ये तो मुझे स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था कि टोटल फिक्स कॉस्ट में तो जो भी फर्स्ट यूनिट में है वो हमें सारे में लिख देना है, बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी सेम। अब वेरिएबल कॉस्ट, ये दो अगर हमारे पास है तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, 220 माइनस 80। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, 210 प्लस 80, दैट इज 290। इन दोनों का टोटल शुड बी मैचिंग विद दिस। अब हमारे पास यहाँ पे दो मिसिंग है,
बट क्योंकि लास्ट का मार्जिनल दिया हुआ है 90, तो हम मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं. सपोज ये तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, वैसे तो 290 प्लस 90 करके यहाँ पे आ जाएगा 380, क्योंकि डिफरेंस 1 है. बट सपोज वो तुम्हें नहीं समझता है और ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो ये अगर फॉर्मूला पता है तो मार्जिनल कॉस्ट दिया है 90 और चेंज इन टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट तो मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको यहाँ पे x ले लेता हूँ. x माइनस 290 विल बी चेंज इन टोटल कॉस्ट. तो 90 इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा x माइनस 290 चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. तो दैट इज 4 माइनस 3. इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा. तो योर 90 विल बी इज इक्वल टू x माइनस 290 और 4 माइनस 3 तो 1 होता है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 1 विल बी सेम ओनली. तो देयरफॉर योर आंसर विल बी 90 प्लस 290, दैट इज योर x. Therefore x is 380. इन अदर वर्ड सिंपल है कि अगर ये डिफरेंस 1 है क्वांटिटी का, तो टोटल कॉस्ट में प्रीवियस टोटल कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट ऐड करने से भी टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा. तो 290 प्लस 90 380 विल बी योर टोटल कॉस्ट. अब 380 टोटल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट 80 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? 380 माइनस 80 दैट इज 300. बस ये मिल गया तो अब तो सब कुछ मिल जाएगा आगे का. अब तो नॉर्मल फॉर्मूलास यूज करने. तो पहले तुम्हें ये तीनों कॉलम कंप्लीट करने. इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? इतना सबने लिखा. अब एवरेज तो कुछ भी नहीं है. ये क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट है? तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट 80 डिवाइड बाय क्वांटिटी. तो 80 डिवाइड बाय 1 तो 80 आया था. 80 डिवाइड बाय 2 40 आएगा. 80 डिवाइड बाय 3 26.66. 80 डिवाइड बाय 4 20. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. और यहाँ पे क्यों डैश है? बिकॉज एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट. हम 0 नहीं लिख सकते हैं. यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे डैश डालना है. बिकॉज एवरेज 0 नहीं हो सकता है. एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80 डिवाइड बाय 1, तो ये तो 80. 140 डिवाइड बाय 2, so this is your 70. 210 divided by 3, 70. 300 divided by 4. एवरेज टोटल कॉस्ट यानी ये टोटल कॉस्ट वाला कॉलम डिवाइड बाय द क्वांटिटी. तो 160 डिवाइड बाय 1, 220 डिवाइड बाय 210, 290 डिवाइड बाय 3, 96.66, 380 divided by 4, 95. और मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि ये डिफरेंस 1 है, तो डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस 160 माइनस 80, 220 माइनस 160, 60, 290 माइनस 220, तो 70. 390 माइनस 290 चेक कर सकते हो, वो तो राइट ही है 90. तो ये टेबल कंप्लीट करने वाला एक क्वेश्चन आ सकता है 5-10 मार्क्स में. 5 मार्क्स में आया तो सिंपल आएगा, और 10 मार्क्स में आया तो इनका शेप भी पूछ सकते हैं कि इनका शेप क्या होता है, इनमें रिलेशनशिप क्या है. तो इस तरह का एक टेबल फिल करना आना चाहिए
ये फॉर्मूलाज है यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ऐसे टेबल्स फिल करने के लिए। एक और ऐसा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। ये वाला, ये तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है हमारा क्वांटिटी। ये टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल। इतना ही फाइंड करने बोला है, राइट? अब ये कॉलम्स दिए हुए हैं, तुम लोग ये कॉलम्स तो बना लो, इसके बाद और कॉलम के लिए जगह रखो। हाँ, क्योंकि देखो इसमें ना कॉलम्स कम है, 4 ही कॉलम है, 3 कॉलम नहीं है, एक एवरेज नहीं है, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, राइट? 3 कॉलम यहाँ पे और मिसिंग है। वो पूछा नहीं है उन लोगों ने, बट क्योंकि तुम्हें हैबिट वैसा होता है कि अगर हमें क्योंकि एवरेज निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो तुम्हें समझेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे वो भी बना देता हूँ कॉलम्स। ये है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये है एवरेज टोटल कॉस्ट। दो ये वाला तो हमें नहीं चाहिए। वही ऑर्डर में बनाऊं जो ऊपर बनाया कि चलेगा आगे पीछे? यही ऑर्डर में चाहिए तुम लोगों को? हाँ सर, वही ऑर्डर में बना हुआ। तो देखो सर वो ये लास्ट वाला अपने एवरेज है, वो टोटल कॉस्ट नहीं फिक्स कॉस्ट आएगा ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा टोटल कॉस्ट तो है ऑलरेडी, हाँ राइट। तो देखो ये फॉर्मेट में मैं बना देता हूँ तुम लोगों का, और ऊपर भी रहने देता हूँ जो ओरिजिनल फॉर्मेट है। अब इसमें क्या दिया है? टोटल कॉस्ट 10 दिया है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है हमें ये वाला, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो कॉलम लास्ट में है 20, 10, 16, 20, 24, बस और कुछ भी नहीं दिया, राइट? इतना ही दिया, ठीक है? तो हमारा ये शेप हो गया। ये सेव करूँ क्या फाइल? इसमें तो सेव नहीं करना है ना, क्योंकि सॉल्व है वर्ड में। ये तो तुम लोग कर रहे हो कि ये फाइल भी सेव कर ली, कर लेता हूँ चलो। अब बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 10 आएगा ना सर? सेम, 0 पे टीसी और टीएफसी सेम होता है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है 0 पे?
एट जीरो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। जीरो। और ये सब में तो डैश आता है, पहले ही बता दिया। तो ये तो सिंपल है। अब तुम्हें मार्जिनल कॉस्ट दिया है, तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो? टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंस 1 है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, ये 10 प्लस 20 करोगे तो ये 30 आ जाएगा। तो इसको सब मैं रेड मार्क कर देता हूँ, जो जो हम ढूंढ रहे हैं। सर टोटल कॉस्ट को 10 लिख दो ना। क्या बोल रहे हो? सर टोटल कॉस्ट का 10 सब जगह पे 10 आएगा ना। हाँ, ये सब जगह 10 आएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी सेम एवरीवेयर। सर बाकी सब में भी लिख दो वैसा। कहाँ पे लिख दूं? नहीं सर हो गया। हाँ, लिख दिया ये। अब ये तो आ गया। अब ये टोटल कॉस्ट हम मार्जिनल से निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सम है, क्योंकि सब मार्जिनल ही दिया है और ये क्वांटिटी 1 है, तो मार्जिनल से टोटल निकालना इजी है। जीरो का टोटल 10 है, तो 10 में ये 20 ऐड करोगे तो 30, 30 में अब ये 10 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 40। अब ये 40 में ये 16 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 56, 56 में ये 20 ऐड करोगे तो ये आएगा 76, 76 में ये 24 ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारा 100। तो ये तो बहुत इजी है। अब ये आ गया टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट तो सब में सेम है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आ ही जाएगा। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, 30 माइनस 10 दिस इज 20, 40 माइनस 10 30, 56 माइनस 10 46, 76 माइनस 10 66, 100 माइनस 10 90। अब एवरेज तो सिंपल है सबको निकालना। एवरेज इज तो सिंपल। यस अनीफ, डाउट है क्या अनीफ तुम्हें कुछ? अनीफ? No, sir, no. ओके, सो ये क्लियर है। अब ये एवरेज तो क्या करोगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी ये 10 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 3 4 5। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट, इन दोनों का टोटल से भी आ सकता है, 10 प्लस 20 5 प्लस 50। नॉर्मल भी कर सकते हो, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द क्वांटिटी। एवरेज तो सिंपल है कि टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करना। तो ये टेबल बनाना तो सबको समझ गया। इसके और क्वेश्चंस हम करेंगे पास पेपर्स के, या तुम लोगों के पास जब आएंगे। फॉर्मूलाज यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ऊपर वाले सम में, ये सम तो ज्यादा इजी था। ये सारे फॉर्मूला से हम फिल कर सकते हैं जो भी मिसिंग टेबल आएगा। और ये सबको डायग्राम में अगर बोलेंगे बनाने तो कुछ नहीं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेना है और ये नंबर्स मार्क करके उनके लाइंस बनाने हैं। टोटल कॉस्ट के लिए ये, टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए ये, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये। तो ये तीनों से जो डायग्राम बनेगा, ये तीनों से उसका शेप इस तरह का होगा जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये वाला इस तरह का शेप बनेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट तो सब में सेम ही आएगा, इस तरह का बनेगा। ये दोनों में डिस्टेंस सेम आएगा। ये तीन को प्लॉट करोगे तो
और ये 4 को प्लॉट करोगे तो क्योंकि ये तो सिर्फ 4 ही क्वांटिटी तक लिया है ना, तो मे बी शेप एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा क्योंकि वो आगे का नहीं बनाया, बट वो ऐसे फॉलिंग ही रहेगा। ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आके मे भी इतना बड़ा नहीं बना पाएंगे क्योंकि 4 ही है, तो यहाँ से आके थोड़ा सा यहाँ तक बनेगा, ये इसके ऊपर रहेगा, ये नीचे से स्टार्ट होके ऊपर जाएगा, तो ये 4 लाइन भी उस टेबल से हम बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे ये लेना है, ये पॉइंट्स मार्क करके शेप ड्रॉ करना है। ये कोई मुझे बाद में ड्रॉ करके भेजना है, इसका 2 डायग्राम है, ये 3 का एक डायग्राम बनाना, ये तीनों का, और ये चारों का एक बनाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, एक ऐसा डायग्राम बनेगा बट नॉट एग्जैक्टली सेम बिकॉज हम 4 ही यूनिट तक निकाल रहे हैं। ये तो होता है बहुत सारे यूनिट बनाएंगे तो इतने बड़े बड़े लाइन बनते हैं, बट ऐसे 4 लाइन बनेगी तुम्हारी और एक ऐसे 3 लाइन बनेगी ये वाला, ठीक है ना। इसका तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, बस छोटा होगा यहाँ तक, बट ये तो ऐसा ही रहेगा, शेप इस तरह का ही रहेगा, ठीक है। तो ये वो प्लॉट करके बनाना, ये तो हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। फिर हमारा जो एक और क्वेश्चन जो आते हैं इसके ऊपर, वो है हमारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 7। The sole proprietor of the Readwell bookstore receives all accounting profits earned by her firm and $28,000 a year salary she pays herself. She has a standing salary offer of $35,000 a year if she agrees to work for a large corporation. If she had invested her capital outside her company, she estimates that would have returned $22,000 a year. Last year, her accounting profit was $50,000. What was her economic profit? अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, यहाँ पे कौन सा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और इम्प्लिसिट कॉस्ट है, वो हमें समझना है। 28,000 वो खुद को सैलरी देती है एक्चुअल में, ऐसा लिखा है। उसका एक बुक स्टोर है रीडवेल और वो खुद को 28,000 सैलरी पे करती है, राइट। तो ये तो क्या एक्चुअल में कैश जा रहा है बिजनेस का या नहीं जा रहा? जा रहा है। और अगर वो ये बिजनेस नहीं करती और एक लार्ज कॉर्पोरेशन में काम करती तो उसको साल का कितना मिलता? 35,000। पैसा वो अपना बाहर इन्वेस्ट करती तो साल का 22,000 मिलता। अकाउंटिंग प्रॉफिट 50,000। तो देखो सिंपल है कि ये तो पूरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है 22,000, क्योंकि उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो बाहर इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसको 22,000 अभी नहीं मिल रहा, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। बट यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? 35,000 नहीं है, क्योंकि बाहर काम करती तो 35 मिलता, बट 28 तो ऑलरेडी बिजनेस उसको पे कर रही है, तो जो डिफरेंस है 7,000 वो ही इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और यहाँ पे इन लोगों ने अकाउंटिंग प्रॉफिट फाइंड करने नहीं बोला है, यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉफिट बोला है, कॉस्ट फाइंड करने नहीं बोला है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या आएगा? 35,000 उसको बाहर काम करती तो मिलता, अभी उसको 28 मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है 7,000 इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और ये इंटरेस्ट जो उसको मिलता ये पूरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है 22,000। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसका कुछ नहीं है क्योंकि ये 28 हमने यहाँ माइनस कर दिया। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट इन लोगों ने दिया है 50,000 है, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने।
तो हमने वहां फॉर्मूला पढ़ा, वो तो कॉस्ट का था। अब तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी लिखोगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कभी कभी रेवेन्यू भी दिया है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स सेल्स। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारा कितना है? 35 minus 28, 7,000 plus 22,000. So our implicit cost is $29,000. तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, और अकाउंटिंग प्रॉफिट 50,000 है तो उसमें से इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जो कुछ है वो आ जाएगा। यस बुद्धिमंता। सॉरी सर, नहीं समझा एक्चुअली ये पूरा। देखो क्या क्या समझा इसमें से? कुछ तो सर इम्प्लिसिट तो वो है ना जो दिखता नहीं है, मतलब बुक्स ऑफ कॉस्ट में हम एंटर नहीं कर सकते, राइट? अकाउंट्स में एंटर नहीं कर सकते। हाँ, तो इसमें 28,000 को हम एक्सप्लिसिट मान सकते हैं। हाँ वो एक्सप्लिसिट है, बिजनेस के लिए एक्सप्लिसिट है। ओके, ठीक है, बट यहाँ पे ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ढूंढने नहीं बोला है। यहाँ क्या बोला है? इकोनॉमिक प्रॉफिट फाइंड करो। वो 28,000 एक्सप्लिसिट है, राइट है, मैं एक्सप्लिसिट में लिख देता हूँ, वो है राइट, क्योंकि वो बिजनेस एक्चुअल में पे कर रही है, राइट। तो दिस 28,000 इज एक्सप्लिसिट, वो तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या है? ये 35,000 क्या है? ये भी जो उसको मिलता, हाँ स्टैंडिंग ऑफर है, राइट, जो इम्प्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। बट समझो तुम्हें एक कंपनी ने ऑफर दिया कि 35,000 तुम्हें मैं सैलरी पे करूंगा, बट तुमने वो ऑफर ठुकरा के खुद का ही बिजनेस खोला और बिजनेस से तुम 28,000 सैलरी ले रहे हो। जैसे कि अगर तुम मुकेश अंबानी जो है उसको भी सैलरी मिलता है ना, वो तो खुद ओनर है, राइट। तो तुम 28,000 सैलरी ले रहे हो तो तुम्हारा एक्चुअल लॉस सेक्रीफाइस तो तुम 7,000 का ही कर रहे हो ना, राइट। वो सैक्रिफाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 7,000 ही तुम्हें कम मिला ना, राइट राइट। ये इम्प्लिसिट में 7 ही लेंगे, पूरा 35 नहीं लेंगे। अगर तुम बिजनेस से कुछ भी सैलरी नहीं लेते तो ये पूरा 35 इम्प्लिसिट कॉस्ट होता, तो यहाँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता ही नहीं 28। बट क्योंकि 28 तुम्हारे 35 मिलता, बट तुम 28 ऑलरेडी बिजनेस से ले रहे हो, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, दैट इज योर इम्प्लिसिट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो इम्प्लिसिट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ऐड करेंगे। ऐड नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही दूसरा नाम इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट का ही दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये 7,000 को इम्प्लिसिट बोलो या अपॉर्चुनिटी बोलो कि दिस इज योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव 35,000, और तुमने 28,000 वाला चूज किया, तो तुम्हें कितना गया, तुम्हारा लॉस कितना हो रहा है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। ओके, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा, नॉट द टोटल। ओके, ऐसे बोल रहा हूँ। और 22,000 का ऑलरेडी 10 लाख का ऑफर मिला डिलॉयट, लेकिन बोला हैदराबाद में देंगे, ठीक है। ब्लैक रॉक ने तुम्हें यहाँ पे 7 लाख में रख लिया, वो तुम्हें मुंबई में ही मिल रहा है, तो तुमने मुंबई में रहने के लिए ब्लैक रॉक में पकड़ा, तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट 3 लाख होगा। 10 लाख का सेक्रीफाइस करके 7 लाख तो मिल ही रहा है ना, राइट राइट। तो वैसे 35,000 का वो स्टैंडिंग ऑफर नहीं लेके बिजनेस से 28,000 तो वो ले रही है, तो उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट उनका डिफरेंस 7,000 ही है, राइट। और दूसरा इम्प्लिसिट है 22,000, तो इसलिए ऐड कर दिया हमने। हाँ, तो टोटल इम्प्लिसिट हो गया 29।
ओके और यहाँ हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालने नहीं बोला, इसलिए एक्सप्लिसिट हमने लिखने की जरूरत ही नहीं है, बट लिखा तो भी ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस हो चुका है। अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया ना 50, राइट राइट तो जितना भी, ये तो खाली एक कॉस्ट है, जितने भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो माइनस करके ही हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलता है, राइट। ओके गॉट इट। तो Okay. 50,000 में से ऑलरेडी ये 28 तो माइनस करने के बाद ही मिला है। अब हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला है तो उसका ये फॉर्मूला है, राइट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने निकाला और अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस किया तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा आ गया। क्लियर? यस सर समझ गया। इट्स ओके, सबको क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? ये क्या था? प्रॉफिट का था। देखो एक सम अभी मैं इसमें कॉस्ट का बताता हूँ जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ये वाला, ये तुम लोगों को ही क्लियर हो जाएगा। देखो तुम लोग भी जज करना इसमें ना, तुम लोग सिर्फ मुझे ये लिखो, खुद भी चलो, खुद तुम लोग ना अभी इकोनॉमिक कॉस्ट यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्लासिफाई करो पढ़ के। मैं रीड कर रहा हूँ और तुम लोग सब अपने नोटबुक में या माइंड में या मोबाइल में लिख के रखो कि तुम लोगों के हिसाब से क्या क्या इम्प्लिसिट है और क्या क्या एक्सप्लिसिट है। फिर मैं खाली रीड करके थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ। Mr. X decides to start his own business after giving up his work and as assistant manager in a multinational firm which was paying him rupees 2.4 lakh per annum. यहाँ दिया है कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है। वो असिस्टेंट मैनेजर है एक मल्टीनेशनल फर्म में जहाँ पे उसको 2.4 लाख पर एनम मिल रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये उसको नहीं मिलेगा, ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो 2.4 एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये तुम लोग लिख सकते हो। He invests his own savings of rupees 1,15,000 into his business, which was earning him an interest of 12% per annum. उसके पास 1.5 लाख रुपया खुद का था जिसपे उसको 12% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा था, यानी 1,50,000 का 12% 18,000 रुपया साल का उसको मिल रहा था। वो पैसा वो बिजनेस में लगाएगा। तो इसमें क्या इम्प्लिसिट हो सकता है, क्या एक्सप्लिसिट हो सकता है, ये भी डिसाइड करोगे। Then to avoid rental cost, he started his business in his own garage, which could have been on rent at rupees 5,000 per month. और रेंट बचाने के लिए वो अपना बिजनेस खुद के गैरेज में ही शुरू करता है जहां से उसको 5,000 पर मंथ रेंट मिल सकता था। पर मंथ है और हम जो भी निकालेंगे पर एनम निकालेंगे। तो इतना क्लू दे देता हूं कि हम रेंट क्योंकि पर मंथ है 5,000 इंटू 12 60,000 हम अमाउंट लेंगे। अब वो एक्सप्लिसिट में लेंगे कि इम्प्लिसिट में, वो भी तुम लोग डिसाइड करो। He employs 2 workers with a salary of 3,000 each per month. 2 वर्कर को काम पे रखता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक वर्कर को 3,000 पर मंथ देता है। तो 2 वर्कर का पूरे साल का कितना हो जाएगा वो। And spend rupees 5,000 per month on raw material. पर मंथ 5,000 रॉ मटेरियल पे खर्चा होगा, 3,000 पर मंथ यूटिलिटीज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, और 1,200 पर एनम ऑन एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस भी उसका खर्चा होगा। कैलकुलेट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट यानी इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट। अकाउंटिंग कॉस्ट मीन्स ओनली एक्सप्लिसिट and explain the difference between the two concepts. Yes. Yes. सर अकाउंटिंग में 3,000 पर मंथ जो 2 वर्कर्स को मिल रहा है, Yes. 72,000 हो गया। 3,000 into 2 into 12. हाँ 12 6 72,000 हो गया, ये पहला। दूसरा रॉ मटेरियल 5,000 पर मंथ विच इज 60,000। 5,000 into 12 ये भी एक्चुअल में जाएगा उसका पैसा। सैलरी भी एक्चुअल में जाएगा, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट है। हाँ
एडवर्टाइजमेंट पे 1200 पर एनम है. वो भी अकाउंटिंग कॉस्ट है, और ये Accounting हो गया. 3000 पर मंथ ऑन यूटिलिटीज भी अकाउंटिंग कॉस्ट है, हाँ, तो 1,69,200 आपका अकाउंटिंग कॉस्ट हो जाएगा. सबका मिला के. ठीक है, ये मैं बताऊंगा सॉल्व, तो बाकी लोगों को नहीं समझ रहा है तो. और ये अकाउंटिंग कॉस्ट हो गया. और इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए तो अकाउंटिंग कॉस्ट यानी एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट. तो अब इम्प्लिसिट में क्या क्या आएगा? सर 5,000 पर मंथ जो रेंट मिल सकता था, 5000 इंटू 12 60,000. और इंटरेस्ट 18,000 जो मिल सकता था, 1,50,000 का 12% 18,000. और और 2.4. 2,40,000. तो देखो यहाँ पे सब लिखा है. Implicit cost are the opportunity cost of sell-told factors. Explicit cost actual monetary payments. तो सैलरी जो उसको 2,40,000 जॉब छोड़ेगा और बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो इंटरेस्ट 1,50,000 पे 12% उसको मिल रहा था, वो रेंट 5,000 पर मंथ है तो इंटू 12, ये पूरा 3,18,000 इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया. एक्सप्लिसिट कॉस्ट सैलरी है, यहाँ पे यहाँ वेजेस लिखा है. ठीक है, सैलरी वेजेस. तो 3,000 एक बंदे का है, दो बंदे का 3,000 इंटू 2 6,000 हो जाएगा, और वो पर मंथ है तो इंटू 12 की है. Sir, यस, इजी आएगा ना क्या? वहाँ पे, तो वर्कर है तो हाँ वो ठीक है, easy बट यहाँ लिखा है विद अ सैलरी वर्ड, इसलिए मैंने सैलरी लिख दिया. वर्ड से तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो टोटल एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट निकालना है. इकोनॉमिक और अकाउंटिंग कॉस्ट निकाल. यस रिया. explain about the interest part, that why is it implicit and not explicit? बिकॉज यहाँ क्या लिखा है, इन्वेस्ट हिज ओन सेविंग्स ऑफ 1,50,000. 1,50,000 उसका पैसा है जिसपे उसको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, विच वॉज अर्निंग, मिल रहा था. बट बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये उसने बैंक से निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना. तो दिस बिजनेस इज नॉट एक्चुअली पेइंग. इम्प्लिसिट क्या होता है, जो पैसा जा नहीं रहा है. तो पैसा जा नहीं रहा है उसका, जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, no, he will not receive that interest because he has withdrawn from the bank and he has invested that amount into the business. So he will not earn that 12%, 1,50,000 ka, which is 18,000, which he was earning if he would have not started the business. समझा रिया? Yes, sir. So, Thank you. Yes. so यहाँ पे मतलब ये वर्ड इसमें यूटिलिटीज 3,000 इंटू 12 क्यों किया है? वहाँ पे तो पर एनम पे दिया है ना. नहीं, यूटिलिटीज पर मंथ है, ये एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस पर एनम. अच्छा, ओके. ये सब पैसा एक्चुअल में जा रहा है. ये पैसा जा नहीं रहा है, बट बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी वजह से ये नहीं मिलेगा अब उसको, जो पहले मिल सकता था. बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो ये सब उसको पैसा मिल सकता था, बट बिजनेस स्टार्ट किया तो नहीं मिलने वाला है जो पैसा, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है. और इस पे क्वेश्चन आएगा ही, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ. पास्ट पेपर्स में हम डिस्कस तो करेंगे किस तरह के आए हैं पास्ट पेपर्स में, बट ये कॉन्सेप्ट पे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही डेफिनेट, 100%. ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होना चाहिए अच्छे से. तुम्हें जो भी सिखा रहे हैं इसका थियोरी रीड करो. ये 2 सम तो मेरे पास जो है ये हमने किए डिस्कस, राइट. और तुम लोगों को कुछ करवाएंगे वो शेयर करो, बट इस कॉन्सेप्ट को, और ये टोटल कॉस्ट, ये वाला एक कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें सीईसी और एनसेम में मार्क्स दिलाएगा ही. ये काम आएगा. ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं. और मेरे हिसाब से तो एनसेम में तो डेफिनेटली दोनों पे ही कुछ ना कुछ आएगा. जो भी आज हमने सीखा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर एनसेम. सीईसी तो आई एम नॉट अवेयर कि क्या टॉपिक्स पे आने वाला है और क्या क्या सिखाया है, वो तुम लोग बताओगे तब. बट
आएगा, मतलब ये तुम्हें कम से कम 10 मार्क्स तो दिलाएगा ही एंड सेम में, दोनों मिला के कम से कम 15 मार्क्स भी हो सकता है, 10 से 15 मार्क्स। तो कुछ भी नहीं समझ रहा है पूछो अभी, बस आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। सर हमने सम्स डिस्कस किए, ये सब फाइल्स और इसका थियोरी और शेप भी इंपॉर्टेंट था, जो शेप था। एक और क्वेश्चन चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे एक दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ फर्म टू प्रोड्यूस 100 यूनिट इज 1500 एंड प्रोड्यूस 150 यूनिट इज 2000. Assuming the average variable cost to be constant, find the fixed cost and explain the shape of the average cost curve in the short run. इस तरह का भी एक आ सकता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन। शेप्स पे ना एक क्वेश्चन आएगा ही कहीं ना कहीं 5 या 10 मार्क्स में। शेप्स ऑफ द कर्व ये आ सकता है, डायग्राम बनाने आ सकता है, जो मैंने 2 डायग्राम तुम लोगों को बोला। अब यहाँ पे क्या दिया है, 100 यूनिट बनाने के लिए टोटल कॉस्ट 1500 है और 150 यूनिट बनाने के लिए 2000 है, यानी टोटल कॉस्ट 1500 टू प्रोड्यूस 100 क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट 2000 टू प्रोड्यूस 150 क्वांटिटी। हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, और जब 2 टोटल कॉस्ट है और उन दोनों का क्वांटिटी है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये तुम लोग लिख लोगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इससे हमें क्या मिलेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट ये फॉर्मूला है तो मार्जिनल कॉस्ट का, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बट क्योंकि यहाँ दिया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टू बी कांस्टेंट, तो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट तो इट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूला से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। चेंज इन टोटल कॉस्ट 2000 माइनस 1500 डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी 150 माइनस 100। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है इतना? वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछा है, पूछा तो फिक्स कॉस्ट है। अब हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हमें कोई भी एक लेना है यहाँ पे, समझो हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट है 1500। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, क्वांटिटी इनटू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वांटिटी यहाँ पे था 100 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 10, तो 100 इंटू 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 1000। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 1000 दैट इज 500। तो ऐसे भी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। उसके साथ शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, तो शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व मैंने बोला ये बनाओगे तुम लोग हमेशा। The short run average cost curve is U-shaped, 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 word बहुत important है यहाँ पे, and this is because of the law of variable proportion, which states that some factors are fixed and some are variable. The curve shape is due to the following factors: increasing returns to variable factor, reason भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसलिए, output reaches its optimum, the average cost initially falls, diminishing returns। ये वाला आंसर भी लर्न कर लोगे जो यहाँ लिखा है। अगर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यू शेप ही होता है, ये वाला डायग्राम बनाना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का या शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का, कोई भी कुछ आता है शेप बोलेंगे, यू शेप लिखना है। व्हाई इट इज यू शेप पूछेंगे तो ये 4 रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये यू शेप तो याद रहेगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर कल ही है। क्लियर? तो ये वाला भी देख लेना, ये फाइल्स में सेंड करूंगा। और किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो, और जो भी सिखाया है वो भी तुम लोग भेज